सफल के सभी वासियों को मेरा नमस्कार। आज हम रीडेवलपमेंट के बारे में थोड़ी सी चर्चा करेंगे। लोगों के मन में बहुत सवाल है रीडेवलपमेंट के सिलसिले में। जैसे आप लोग जानते ही हैं, सफल में रीडेवलपमेंट का बहुत डिस्कशन स्टार्ट हुआ है। लोग चर्चा कर रहे हैं, लोगों के मन में कुछ शंकाएं हैं कि रीडेवलपमेंट में क्या कुछ फायदा है, नुकसान है। तो थोड़ा और इस बारे में आज हम समझेंगे। तो अगर रीडेवलपमेंट के बारे में देखा जाए तो कुछ सवाल हैं जो लोगों के मन में होता है। नंबर वन, ये रीडेवलपमेंट हम कर क्यों रहे हैं। दूसरे नंबर पर, अगर हम ना करें रीडेवलपमेंट तो क्या फर्क पड़ता है। तीसरा सवाल ये भी उठता है कि अभी क्यों, थोड़े समय बाद क्यों नहीं हम करते। चौथा, अगर रीडेवलपमेंट करते हैं तो क्या मेरी प्रॉपर्टी सेफ रहेगी, क्या कुछ गलत हो सकता है, और मेरा जो प्रॉपर्टी के रिगार्डिंग मेरे जो राइट्स हैं क्या वो सिक्योर रहेंगी, कोई नुकसान तो नहीं होगा मेरा। और अगर हम जाते हैं रीडेवलपमेंट के लिए तो आगे का रास्ता क्या है। तो ये कुछ सवाल हैं जो लोगों के मन में उठता है, तो हम इसका जवाब ढूंढने की कोशिश करेंगे इस वीडियो द्वारा। तो पहला सवाल ये है कि रीडेवलपमेंट क्यों करना है। आप लोग जानते हैं कि सफल की अब 28 साल हो गई है, 2 और साल में 30 साल की हो जाएगी। ऑलरेडी आप देख रहे हैं कि काफी रिपेयर और मेंटेनेंस का काम बार बार निकल के आ रहा है। इसके वजह से रेसिडेंट यानी रहने वाले मेंबर्स को भी काफी तकलीफ होती है। आपने देखा ही होगा कि कुछ पार्किंग में गाड़ियों को बाहर पार्क करना पड़ रहा है क्योंकि वहां रिपेयर का काम चल रहा है। तो जो गाड़ी के ओनर्स हैं उनको भी तकलीफ है वहां पे। तीसरा, अगर हर साल मेंटेनेंस करते ही रहना है तो इसमें खर्चा हमारा बहुत होगा। इसके अलावा एक और कारण रीडेवलपमेंट का ये भी है कि हम जिस सोसाइटी में हैं क्या हमको उसी लेवल में रहना है या फिर हमको मॉडर्न एमिनिटीज, मॉडर्न सुविधाओं की भी जरूरत है। तो हमको देखना चाहिए कि हम हमारी क्वालिटी ऑफ लाइफ, हम जिस जगह रह रहे हैं उसको और बेहतर कैसे बना सकते हैं। क्या हम नए एमिनिटीज जैसे मॉडर्न किचन्स, जो आपको पिक्चर में दिख रहा है उस तरीके के मॉडर्न किचन्स क्या हम ला सकते हैं। और इसके अलावा एनर्जी एफिशिएंट जैसे सोलर वगैरह ऐसी चीजें लगाकर क्या हम पावर सेविंग भी कर सकते हैं। ये सारी चीजें देखने वाली है। एक और कारण रीडेवलपमेंट का है, आप देखिए सेफ्टी मेंबर्स की। यहाँ जो पिक्चर है ये जिमी पार्क की है, हमारे सामने की सोसाइटी है। और आप जानते हैं कि जिमी पार्क में हुआ क्या था। इस तरीके से 5 फ्लोर्स एक साथ गिर गए और लोगों का ओवरनाइट बैठे बैठे अगले दिन से उनकी जिंदगी एकदम पलट गई। अपने घर में नहीं रह सकते, कहीं और रहना है और उनको पता नहीं आगे क्या होगा। तो सेफ्टी जो है रहने वालों की बहुत जरूरी चीज है। इसके अलावा एनएमएमसी अलग अलग बिल्डिंग्स की सर्वे करती रहती है और उनको कंप्लायंट है, उनमें प्रॉब्लम है, ये वो ग्रेडिंग करते रहते हैं। तो हमको हमारी नेगेटिव ग्रेडिंग यानी हमारे सोसाइटी को नहीं, यहाँ रहने लायक नहीं है, ये ग्रेडिंग आने से पहले हमको रीडेवलप करना बहुत जरूरी है। इसके अलावा अभी इस स्टेज में अगर हम कराते हैं तो रिस्क फ्री काम हो सकता है। एक बार बिल्डिंग की हालत बहुत खराब हो गई तो वो काम कराने में भी रिस्क बहुत बढ़ जाता है और एनएमएमसी फिर तकलीफ देने लगता है। अगर हम न रीडेवलप करें तो क्या होगा। एक तो कॉस्ट बढ़ते जाएगा। आप लोग जानते हैं कि हर साल हमारी मेंटेनेंस में कॉस्ट बढ़ती जा रही है। जैसे हमारा बिल्डिंग और खराब होते जा रहा है, कॉस्ट तो बढ़ना ही है। और ऊपर से अगर हम पूरा कॉस्ट इसी में लगाते रहे रिपेयर एंड मेंटेनेंस को, तो सोसाइटी में अच्छी अच्छी चीजें करने के लिए हमारे पास कोई स्कोप ही नहीं रहेगा। वैसे मैं आपको एक नंबर शेयर करता हूँ। आज के तारीख में ये एस्टिमेट है कि सोसाइटी को मेंटेन करने में साल का 2 करोड़ रुपए का खर्चा आता है। रिपेयर कॉन्स्टेंटली, ये टूट गया, वो टूट गया, पेवमेंट करना है, वाटर प्रूफिंग करना है, तो 2 करोड़ का खर्चा हर साल आता है। आप समझते हैं, इसका मतलब है कि हर फ्लैट को करीब करीब 1,30,000 रुपया हर 2 साल में अपने जेब से मेंटेनेंस के अलावा ऊपर से और देने पड़ेंगे। तो कॉस्ट तो हमारी बढ़ती ही जा रही है। इसके अलावा अगर हम रीडेवलप नहीं करते हैं तो हमारी जो घर है उसकी प्रॉपर्टी की वैल्यू कम होते जाती है। अगर हम मॉडर्नाइज नहीं करेंगे तो उसकी वैल्यू कम होती है। आप लोग ने देखा होगा कि हमारे इर्द गिर्द नए सोसाइटीज आ रहे हैं, उनकी वैल्यू बढ़ते जा रही है, हमारी वैल्यू वहीं पे अटकी हुई है। इसके अलावा बेचना मुश्किल हो जाता है फ्लैट। अब बेचने जाओ तो कोई भी हमारा पुराना फ्लैट क्यों खरीदेगा, वो तो यही देखेगा कि नया कंस्ट्रक्शन कहाँ है, अच्छी देखने वाली कहाँ पे है। तीसरा ये कि अगर हम अभी कुछ नहीं करते और हमारा पैसा ऐसे ही रहेगा तो हमारा तो नुकसान हो रहा है ना। जो वैल्यू वैसे का वैसा अगर रहे तो नुकसान हो रहा है, बाकी सब जगह पे तो वैल्यू बढ़ते जा रहा है।
अच्छा, एक और चीज ये भी है कि अगर हम डेवलप नहीं करते तो लीगल लायबिलिटी बढ़ने लगती है। लीगल लायबिलिटी से मेरा मतलब है कि कल को किसी के सर पे कुछ गिर जाता है या गाड़ी पे कुछ गिर जाता है, वो तो केस ठोक देगा सोसाइटी पे, और रिस्क भी है हैजर्ड का। ऊपर से ये केस संभालते संभालते अलग से खर्चा और होगा लॉयर का, कोर्ट का। तो ये सब बेकार की खर्चे हैं अगर हम सोसाइटी को रीडेवलप नहीं करते हैं। अच्छा, अब पॉइंट इतना आसान तो नहीं है कि रीडेवलप करना है तो करना है, बस हाँ बोल दीजिए, नहीं। आपके भी कुछ कंसर्न्स होंगे, तो हम थोड़ा सा इसके बारे में भी बात करते हैं। जैसे कि टेम्पररी रिलोकेशन, यानी जब बिल्डिंग टूटकर नई बिल्डिंग बन रही होगी उतने साल तो हमको कहीं और रहना होगा, और अगर रहना है तो हम समझते हैं कि इसमें दिक्कत है काफ़ी, लोगों को तकलीफ भी होगा। अब कुछ घरों में बुजुर्ग लोग भी रहते हैं तो तकलीफ वहां पे ज़्यादा होगी, लेकिन हम तो यही चाहेंगे कि फेयर रेंटल, यानी जो मंथली रेंट होता है फ्लैट का, वो उसका मुआवजा जो है हमको बिल्डर डेवलपर जिनसे हम काम करा रहे हैं वो हमको सही में दे पाए। दूसरा ये कि जो बुजुर्ग लोग हैं या जहाँ पे छोटे बच्चे हैं उनको अगर मूव करना है तो हम उनको थोड़ी सी सहूलियत दे पाए, ये हमारी एक्सपेक्टेशन रहेगी रीडेवलपमेंट के टाइम। इसके अलावा एक और फिक्र ये भी होता है कि कहीं हमने सब घर खाली करके बिल्डर को दे दिया, उसने काम चालू कर दिया, अब अगर डीले होती है, टाइमलाइन एक्सटेंड हो जाता है और डीले होने लगती है, वक्त बहुत लग जाता है, तो हम क्या करें? तो इसके लिए हमको ये ध्यान रखना होगा कि जो कॉन्ट्रैक्ट हम साइन करेंगे उसमें ये सारे क्लॉजेस जो है कॉन्ट्रैक्ट में, ये मुद्दे जो है ये बहुत टाइट होनी चाहिए, ताकि कोई इसके खिलाफ ना करे। जो भी टाइम डिसाइड हुआ है उसी टाइम में होना चाहिए। दूसरा ये कि रेगुलर हमको अपडेट मिलती रहनी चाहिए, क्या है स्टेज डेवलपमेंट का, कहाँ तक पहुंचा है और कितने दिन लगेंगे। तो ये जो ट्रांसपेरेंसी है, यानी खुला, एकदम खुली किताब की तरह हमें समझना चाहिए क्या कहाँ हो रहा है, ये बहुत ज़रूरी है। इसके अलावा एक और फिक्र ये भी रहती है कि जो बिल्डर को हम दे रहे हैं, क्या उस पर विश्वास किया जा सकता है, और क्या उसके पास इतने पैसे हैं कि भाई अटक भी जाए तो वो अपने पैसों के बल पर सोसाइटी की काम कंप्लीट करे। इसके लिए एक स्ट्रक्चर्ड अग्रीमेंट होना बहुत ज़रूरी है, और इसके लिए ये भी ज़रूरी है कि हम लॉयर और जो एक्सपीरियंस्ड है इस मामले में, फाइनेंशियल एक्सपर्ट, इनको हम हमारी टीम में लें, ताकि ये सारी चीज़ें हम पूरी तरीके से एक बार आश्वस्त होने के बाद ही आगे बढ़ें। अब अगला मुद्दा ये है कि चलो मान लीजिए कि हम सोसाइटी रीडेवलपमेंट करने का निर्धार कर लेते हैं, तो अब आगे का प्रोसेस स्मूथ कैसे होगा? एक तो कम्युनिकेशन बहुत ही खुली तरीके से होनी चाहिए, और इसके लिए रेगुलर मीटिंग्स जो है वो होना चाहिए, जहाँ पे लोगों के जो कंसर्न्स है, लोगों को जो तकलीफ हो रही है वो बताएं और उसका हम निवारण कर सकें। इसके अलावा एक डेडिकेटेड टीम होनी चाहिए, हमारी सोसाइटी की सब कमेटी हो सकती है जो अवेलेबल है, किसी को कोई तकलीफ है तो भाई फ़ोन उठा के बात करें और लोग आपको वहीं का वहीं आपके तकलीफ का निवारण कर सकें। इसके अलावा आप लोग, काफ़ी लोग तो इस व्हाट्सएप ग्रुप में भी आ चुके हैं, सफल वेलफेयर ग्रुप, वहाँ पे तो बहुत सारे डिस्कशंस होते हैं। तो ये एक तरीका है जहाँ पे हम जानकार बने रहेंगे कि क्या हो रहा है, कहाँ तक काम पहुँची है, कहाँ काम अटकी है, जो भी है हमको पूरी तरीके से जानकारी मिल सके। और इसके लिए सबसे ज़रूरी चीज़ है कि सही डेवलपर को चुना जाए, और सही डेवलपर से मेरा मतलब है कि सबसे पहला डेवलपर ऐसा होना चाहिए कि जो फिनेंशियली स्ट्रांग है, जिसके पास पैसे की कोई कमी नहीं है, और जिसने शायद हमारे सोसाइटी के स्केल का या उतने बड़ी कोई प्रोजेक्ट पहले भी उसने 2-4 करी हो, ऐसा बिल्डर होना चाहिए। तो हमको पता है कि भाई इसके हाथ में अगर हम काम देते हैं तो दिक्कत नहीं होगी। तो फिनेंशियली स्ट्रांग यानी पैसे वाला होना ज़रूरी है। और फिर हमारे जो एग्रीमेंट्स हैं ये बहुत स्ट्रिक्ट होने होंगे, जहाँ पे डीले पे पेनल्टी लगेगी बिल्डर पे। जो प्लान है, जो टाइमलाइन पे हम अग्री करते हैं उसी टाइम में होना है, अगर उससे ज़्यादा वक्त लगता है तो पेनल्टी लगेगी। तो इस तरीके के हमको कॉन्ट्रैक्ट्स भी करने होंगे। अच्छा, अब रीलोकेट करने की बारी अगर आती है तो ये भी ज़रूरी है कि हमको जो रेंट है, मंथली रेंट, और इसके अलावा सामान वगैरह शिफ्ट करना, इसमें हमको मदद मिले बिल्डर की तरफ से। इसके अलावा ये भी ज़रूरी है कि जो सीनियर सिटीजन्स हैं, यानी हमारे बुजुर्ग हैं सोसाइटी में, और जहाँ पे छोटे बच्चे हैं स्कूल जाने वाले हैं, उनको भी थोड़ी मदद करी जाए। इसके अलावा ये भी ज़रूरी है कि हम जो भी काम करें वो बिल्कुल लीगल, यानी हमारी जो लॉ है उसके हिसाब से करी जाए, और जो भी कंप्लायंस रिक्वायरमेंट्स हैं
वो पूरी तरीके से हम उसको निभाएं। और इसके लिए ज़रूरी है कि हम एनएमएमसी के जो रिक्वायरमेंट्स हैं उसके हिसाब से चलते जाएं, रेरा कंप्लायंस है उसके हिसाब से चलते जाएं, और इन सभी के लिए हमारे पास अच्छे लॉयर और फाइनेंशियल एक्सपर्ट्स का होना ज़रूरी है। अब मान लीजिए आपने रीडेवलपमेंट हमारी सोसाइटी की हो गई, रीडेवलपमेंट के बाद आगे क्या हो ये भी हम जरा देख लेते हैं। तो आज के तारीख में हमारे सोसाइटी में सफल में मार्केट सिनारियो ये है कि 1 बेडरूम हॉल किचन का लगभग 1.2 करोड़ यानी 1 करोड़ 20 लाख के आसपास की रेट है बिकने का, और 2 BHK का 1 करोड़ 70 लाख 80 लाख के आसपास रेट जो है ये चल रहा है, और ये काफी समय से इसी रेट में अटका हुआ है। अब आफ्टर रीडेवलपमेंट क्या होगा? अगर हमारी सोसाइटी रीडेवलप हो जाती है तो दो चीजें होंगी। एक, जो हमारा रेट करीब 25,000 रुपए पर स्क्वायर फीट का जो रेट है कारपेट का, वो अटका हुआ है, वो करीब 40,000 पर स्क्वायर फीट के आसपास पहुंच जाएगा। इसके अलावा एक एडिशनल 25% कारपेट एरिया तो मिलना है। जैसे इसकी पूरी गुंजाइश है कि जिसका 2 BHK फ्लैट है उसको शायद 3 BHK मिल जाए, और जिसका 1 BHK उसको 2 BHK मिल जाए। तो ये सब शायद है, लेकिन मैं बता रहा हूँ कि ये चीजें होती है रीडेवलपमेंट। और अगर ये सब होता है तो मान लीजिए आपका जो 1 BHK का अभी 1 करोड़ 20 लाख है वो डबल होकर 2 करोड़ 40 लाख तक पहुंच जाएगा, और जो 2 BHK का 1 करोड़ 70 लाख के आसपास है वो भी डबल होकर 3 करोड़ 40 लाख के आसपास पहुंच जाएगा। ध्यान में रखिए कि ये सब एस्टिमेटेड और अप्रोक्सीमेट वैल्यूज मैंने दी है। ये ऑफ कोर्स रियलिटी जो है, ये सच्चाई सच में ये इतना होगा ये तो आगे चल के पता चलेगा, लेकिन ये तो निश्चित है कि हमारी फ्लैट की वैल्यू बहुत ज्यादा बढ़ने वाली है। अब सिर्फ प्राइस बढ़ेगा नहीं जी, दूसरे एमेनिटीज भी आएंगे अगर हम रीडेवलप करते हैं, जैसे कि शायद स्विमिंग पूल, हेल्थ फैसिलिटी, जिम, क्लब हाउस, ये सारी चीजें आएंगी। तो इससे हेल्दियर लिविंग का भी जो एक्सरसाइज वगैरह करना है, वॉकिंग करना है बुजुर्गों को, वॉकवेज, ये सारी चीजें बनेंगी। इसके अलावा लोगों को मिल बैठ के बात करने के लिए अलग अलग जगह होंगे, तो रिश्ते भी बढ़ेंगे लोगों के। और ओवरऑल मॉडर्न अगर हम अपनी सोसाइटी को बनाते हैं तो पेड़ पौधे हरियाली ये सब होकर बहुत मजा आएगा ऐसी सोसाइटी में रहने। सिक्योरिटी एक बड़ी चीज है, तो अगर रीडेवलप होता है तो बिल्कुल ही मॉडर्न सिक्योरिटी सिस्टम्स, कैमरास, स्क्रीन्स वगैरह सारी जगह पे लगेंगे, और हमको एकदम पीसफुल, एक शांत वातावरण में रहने को मिलेगा, पीस ऑफ माइंड मिलेगा कि भाई हम एकदम सिक्योर है, हमारे साथ कोई गलत नहीं होने वाला है। इसके अलावा जैसे मैंने पहले कहा कि कुछ कम्युनिटी एंड सोशल स्पेसेस बनेंगे, यानी क्लब हाउस जहाँ पे लोग मिल सकते हैं, बातें कर सकते हैं, एक दूसरे के साथ अलग अलग चीजें, यानी स्पोर्ट्स खेल सकते हैं बच्चे। तो ये सारी चीजें जो है ये हो सकती है। ठीक है, अगर हम मान जाते हैं कि रीडेवलप करना है तो आगे क्या होगा जरा ये समझिए। सबसे पहले SGM में 208 मेंबर का अटेंडेंस होना जरूरी है, यानी ये हो गया 2/3। 312 हमारे टोटल मेंबर है, उसमें से 208 को SGM अटेंड करना जरूरी है। अब जितनों ने अटेंड किया उसमें 159 यानी 159 मेंबर्स, जो कि 312 के 51% जितना है, इनको हामी भरना जरूरी है। ये जरूरी है कि ये कहें कि हाँ हमको रीडेवलप कराना है। उसके 7 दिनों में मिनट्स ऑफ मीटिंग आना है। उसके बाद PMC, प्रोजेक्ट मैनेजमेंट कंसल्टेंट या फिर आर्किटेक्ट, इनको अपॉइंट करना जरूरी है 30 दिनों के अंदर, और फिर सारे मेंबर से लिखित में लिया जाएगा कि उनकी मंजूरी है रीडेवलपमेंट। इसके बाद PMC और आर्किटेक्ट मिलके एक प्रोजेक्ट फीजिबिलिटी रिपोर्ट बनाते हैं, जहां पे हमको ये पता चलेगा कि अगर हमारी फ्लैट्स रीडेवलप होती है तो नए सिनारियों में कितने नए फ्लैट बनेंगे, एक एक को कितना ज्यादा जगह मिलेगी, हमको नया 1 BHK के जगह कितना रूम मिलेगा, क्या एरिया होगा, ये सारी इस रिपोर्ट से पता चलेगी। अब इस रिपोर्ट के आने के बाद में सबसे पहले एक और SGM होगी, जहाँ पे हमको अग्री करना है कि हम सेल्फ डेवलपमेंट करेंगे, यानी खुद ही बिल्डिंग को तोड़कर रीडेवलप करेंगे, या किसी बिल्डर को बुलाकर करेंगे। अब मान लीजिए हमने बिल्डर को बुला लिया, तो फिर हमको आइडेंटिफाई या हमको पता लगाना है कि ये भाई बिल्डर कौन सा है। जैसे मैंने पहले भी कहा था कि उनके पास
एक्सपीरियंस होना चाहिए, उनके पास पैसा होना चाहिए। ये सारी चीजें हम डिसाइड करेंगे कि क्या होना चाहिए। फिर टेंडर बुलाएंगे बिल्डर से अलग अलग, और फिर आखिरी में एक एसजीएम होता है जहां पे बिल्डर के सिलेक्शन का हाँ या ना ये जो डिसीजन है ये निर्धारित किया जाता है। और ये मीटिंग रजिस्ट्रार ऑफिस के ऑथराइज्ड ऑफिसर के सामने ही होती है। तो ये एक और हमको आश्वासन मिल जाता है कि भाई हमारा रीडेवलपमेंट रजिस्ट्रार ने भी अप्रूव कर दिया। इसके बाद 3 महीने के अंदर अग्रीमेंट करके बिल्डर को हम अपॉइंट करते हैं। अच्छा, बिल्डर अब आ गया, उसके बाद में उसने प्लान शेयर करनी है कि कितने समय में वो बनाएगा और कैसे बनाएगा। इसके अलावा पूरे प्रोजेक्ट का 20% उसको पैसा बैंक गारंटी के रूप में सोसाइटी को देना है। बिल्डर ने सारे मेंबर्स के लिए जो रेंट है, ब्रोकरेज है या फिर शिफ्टिंग के चार्जेस हैं, ये सारी चीजें बिल्डर मेंबर्स को देगा ताकि मेंबर्स आराम से कहीं और अगले 2-4 साल के लिए सेटल हो जाए जब उनकी रीडेवलपमेंट चल रही होगी। इसके बाद हर मेंबर का अपना अलग अग्रीमेंट बिल्डर के साथ साइन होता है। तो आपको एक नया अग्रीमेंट मिलेगा प्रॉपर्टी का जो बिल्डर के साथ साइन किया जाएगा, जहां पे आपको नए फ्लैट्स के राइट्स मिलेंगे। इसके बाद ही, केवल सारी तसल्ली होने के बाद ही मेंबर अपना फ्लैट छोड़कर चाबी देकर वेकेट कर जाएगा। और जब सारे फ्लैट्स छूट जाएंगे, सारे फ्लैट्स खाली हो जाएंगे, तब बिल्डर का काम स्टार्ट होगा। तो इसके अलावा बहुत सारे छोटे छोटे डिटेल्स हैं जो एसडीएम वगैरह के द्वारा इसको डिटेल में बताया जाएगा। लेकिन इस वीडियो का यही मकसद है कि हम सबको साथ मिलकर एक दूसरे की मदद करते हुए आगे बढ़ना है। हम सिर्फ नया ढांचा या नया स्ट्रक्चर नहीं बना रहे हैं, हम नई जिंदगी बना रहे हैं। हमको सेफ रहना है, स्ट्रांग रहना है, हमारा एक ऐसा सफल बनाना है जो हमारे बच्चे और हमारे पोते पोतियां जब ये बड़े होंगे तो याद करेंगे कि हमने कुछ अच्छा डिसीजन लिया। इसमें दिक्कतें आएंगी, चैलेंजेस आएंगी, हम सबको साथ जुड़े रहना है, एक दूसरे की मदद करनी है। और मेरा तो ये ख्याल है कि जो बुजुर्ग हैं, जहाँ पे छोटे बच्चे हैं, उनको थोड़ा ज़्यादा मदद हमें करनी चाहिए किसी भी तरीके से। हमें सतर्क रहना है ताकि हम एक दूसरे के लिए हमेशा अवेलेबल रहें। किसी को मदद की ज़रूरत हो, हम हमेशा उनके साथ रहें। इस निवेदन के साथ मैं ये वीडियो ख़त्म करता हूँ। मैं चाहता हूँ कि हम सब एक नए सफल में, बड़े पैमाने में एक अच्छी ज़िंदगी गुजारें।